एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। हमने कल ध्येय आईएएस का टेस्ट पेपर सॉल्व किया है, जिसमें हमने 65 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हमें आगे 66 से देखने हैं। थोड़ी सी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए मेरी वॉइस भी स्लो है और प्लस में वीडियो भी काफ़ी लेट हो रहा है। तो बट क्योंकि अब ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस समय आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन है 66 से कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। सेकेंड, ये शरीर के सभी स्थानों पर अपना कार्य करते हैं। अब ये इन्होंने छाप दिया है, ये PYQ का क्वेश्चन है, ऐसा ही उसमें भी पूछा था। तो उपरोक्त में से कौन सा से कथन सत्य है। 66 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना कि कौन सा इसमें कथन सत्य है। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं, ये बात तो सत्य है, लेकिन ये शरीर में सभी स्थानों पर अपना कार्य करते हैं, ये आपका यहाँ पर सत्य नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर फिलहाल ए सही हो जाएगा, सेकेंड हमारा गलत है। ठीक है, डिटेल में आप PDF भेजोगे तो उसमें अच्छे से पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल कह रहे हैं कि लघुत्तम वर्धन काल का जीवोम है। ठीक है, टुंड्रा, सवाना, टैगा एंड चैपरेल यानी वांजवन। तो सबसे कम समय का मतलब लघुत्तम का मतलब वही हो गया कम समय वर्धन काल का जीवोम है। ये इनके क्वेश्चन पूछने का तरीका है, पूछ रहे हैं। तो टुंड्रा बायोम के बारे में जो बता रहे हैं कि टुंड्रा आपका लघुत्तम काल का जीवोम है। तो आंसर हमारा ए यहाँ पर फिलहाल फिर सही हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कथन कारण का क्वेश्चन है। अभिकथन ए कहता है कि भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांकी संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। कारण आर, वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका PYQ में कई जगह पूछा गया, अगर आप ध्यान दें तो बात सही है। जब आपकी जनसंख्या बढ़ेगी तो ज़मीन की ज़रूरत होगी, घरों की ज़रूरत होगी, है ना। वो कोई बिजनेस करेंगे तो उन्हें दुकान की, इस तरीके से। तो जैसे ही वन क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक, जनसंख्या बढ़ती है तो वनों का घटना तय है। तो क्या हो जाएगा, तो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ेंगे। देखो, हमने 60 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो मतलब 65 से सॉल्व किए थे, बट आपको ये देख लेना इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका, क्योंकि बहुत सारे लोग इस मीडियम से भी अटैम्प्ट करते हैं। ये आप 65 से देखते चलो, 65, 66, 67, 68। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, कह रहे हैं कोपिन के अनुसार उत्तर प्रदेश का जलवायु प्रकार है AW, ASW, CWG एंड AMW। ये जो ASW, AMW दिया है, इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपका PDF में दिया है। लेकिन अगर यहाँ देखोगे कि कोपिन के अनुसार जो उत्तर प्रदेश की जलवायु कोपिन के अनुसार उत्तर प्रदेश का जलवायु प्रकार है, तो वो आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा CWG, यानी सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी आप डिटेल में PDF से अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट कह रहे हैं कि कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला होता है। टैगा बायोम, टुंड्रा बायोम, रोम सागरी बायोम या स्टेपी घास बायोम। ये बायोम आप अच्छे से क्लियर कर लो, ये वाले भी पूछे जाते हैं कई बार। टुंड्रा बायोम का विस्तार ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ वर्ष भर सूर्यताप का अभाव, सूर्यताप मतलब सूर्य की रोशनी का अभाव रहता नहीं आती है, जिस कारण वर्षा भी ना के बराबर होती है। जब वहाँ पर क्या है कि वाष्प नहीं बन पाती और भाप नहीं बन पाता है, और वहाँ पर बारिश भी नहीं होती है, तथा परमाफ्रॉस्ट, जिसे हिमाकृत धरातल कम से कम 2 वर्षों तक मतलब बहुत सारा बर्फ रहता है। तो आदि कारकों से इस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता अति न्यूनतम होती है। तो क्या हो जाएगा, सबसे कम जैव विविधता वाला तथा जैव भार वाला बायोम तो हो जाएगा आपका टुंड्रा बायोम। ठीक है, आई होप क्लियर हो गई चीज़ें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन बादलों के साथ वर्षा, ओला तथा तड़ी झंझा होने की अधिक संभावना रहती है। स्तरीय बादल, कपासी वर्षा बादल, उच्च कपासी बादल या कपासी बादल। ये भी पूछे जाते हैं। पहले तो इनका कॉन्सेप्ट आपने जब पूरा तैयार किया होगा, ज्योग्राफी तो पढ़ा होगा, बाकी ऐसे भी इसको तैयार रखना। कपासी वर्षा बादल जो होते हैं वो अत्यधिक विस्तृत गहरे बादल होते हैं। इनके साथ वर्षा, ओला तथा तड़ी झंझा होने की संभावना अधिक होती है। तो क्या हो जाएगा, कपासी वर्षा बादल। आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि सूर्य मिशन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया था। सेकंड कह रहे हैं कि इसे PSLV C57 प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था। थर्ड, यह सूर्य तक पहुंचने में 125 दिन लेगा, या इसको सूर्य तक पहुंचने में 125 दिन लगे। एंड 4, आदित्य L1 के साथ 6 पेलोड भेजे गए थे। तो उपरोक्त में से कौन सा से कथन सत्य है। अब ये 4 कथन दिए गए हैं, आपको इनको बताना है ध्यान करके कि इसमें से कितने कथन सत्य हैं। पहली बात तो ध्यान रखो, देखो
भारत ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष, ठीक है, तो अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया था, जिसके लिए PSLV C-57 प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था और यह सूर्य तक पहुंचने में 125 दिन का समय लगा। इसके साथ ही 7 पेलोड भेजे गए थे। ये कह रहे हैं यहाँ पर कि इसके आदित्य L1 के साथ में 6 पेलोड भेजे गए थे, ठीक है। तो इसलिए 4 ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है, 6 नहीं 7 पेलोड। 7 पेलोड मतलब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो गया। क्यों? क्योंकि 4 नंबर ऑप्शन गलत है, तो इसलिए ये वाले आंसर आपके सही नहीं होंगे, है ना। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आरोग्य मैत्री एक एयरलिफ्ट किया जा सकने वाला पोर्टेबल अस्पताल है। इसकी स्थापना जर्मनी में की गई। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य, ये बताना। कथन आप देख लो, क्वेश्चन का आंसर बताओ कि क्या सही होगा। आरोग्य मैत्री विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल है जिसकी स्थापना भारत के गुरुग्राम हरियाणा में की गई और यह आरोग्य मैत्री अस्पताल 8 मिनट में सक्रिय हो जाएगा और इसे कहीं भी एयरलिफ्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड हमारा गलत है। जर्मनी में नहीं भैया, ये क्या नाम है, विश्व का पहला अस्पताल है, इसकी स्थापना भारत के गुरुग्राम, यानी भारत ही हो जाएगा, हर चीज़ जर्मनी में थोड़ी नहीं, ठीक है। तो इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सत्य है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं कि 25 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में इंडिया गेट से देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन बस को हरी झंडी दिखाई गई। निम्न में से किसने इसे हरी झंडी दिखाई। अब इस तरीके से ये देते रहते ऑप्शन, 4 ऑप्शन जरूर ही देंगे और उसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इन लोगों का तो नाम होता है, या कभी कभी राष्ट्रपति। तो ये चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रख लें। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री जो हैं हरदीप सिंह पुरी जी ने 25 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में इंडिया गेट से देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन बस को हरी झंडी दिखाई। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, हरदीप सिंह पुरी जी ने, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कोले आर्द्र भूमि के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। कोले आर्द्र भूमि केरल राज्य में स्थित है। वर्तमान समय में यह एक विदेशी आक्रामक प्रजाति कैम्बोम्बा फुरकुटा के खतरे का सामना कर रही है। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं। कथन आप पढ़ लो और क्वेश्चन देखते हैं। तो कोले आर्द्र भूमि केरल राज्य में सत्य है आपका, और यह विदेशी आक्रामक प्रजाति के खतरे का सामना भी कर रही है, ये भी सत्य है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों। कह रहे हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। डकार घोषणा 2023 जलवायु परिवर्तन से संबंधित है और इसे 46 विकसित देशों द्वारा जारी किया गया है। तो उपरोक्त में से कितने कथन सत्य है, ये भी बताना है, ठीक है। तो COP28 जो कि संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हुआ था, ठीक है, उससे पहले विश्व के सबसे कम विकसित 46 देशों द्वारा डकार घोषणा पत्र 2023 जारी किया गया, जिसमें उनकी प्राथमिकताओं और अपेक्षाओं को रेखांकित किया गया। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, इन्होंने देखो ये कह दिया कि इसे 46 विकसित देशों द्वारा, जबकि सबसे कम विकसित देशों द्वारा। तो फिर सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही नहीं होगा, बल्कि गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है होप स्पॉट के हॉट स्पॉट होना चाहिए आई थिंक, या होप स्पॉट के अंतर्गत भारत के कौन से क्षेत्र शामिल हैं। पूर्वी हिमालय, लक्षद्वीप, पश्चिमी घाट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फैक्ट दिए गए हैं। आपको बताना कि इसमें से कितने ऑप्शन हमारे सत्य हैं या कौन कौन से उसमें सम्मिलित हैं। तो हॉट स्पॉट की अवधारणा का प्रतिपादन आपका 2009 में डॉक्टर साल्विया अल ने IUCN के साथ संयुक्त रूप से किया था। बात करें अगर यहाँ पर हम, तो आपका हो जाएगा लक्षद्वीप और हो जाएगा अंडमान निकोबार। तो 2 ऑप्शन सत्य हैं, यानी कि सेकेंड और फोर्थ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय आपका गलत है। नेक्स्ट है दूध उत्पादों में वसा की मात्रा को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। लैक्टोमीटर, ब्यूटेरोमीटर, माइक्रोमीटर या फिर माइक्रोमीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप लैक्टोमीटर का नाम सुनते होंगे, आपको लग भी रहा होगा लैक्टोमीटर भी होना चाहिए। दूध या दूध उत्पाद में वसा की मात्रा को ब्यूटेरोमीटर द्वारा मापा जाता है, जबकि लैक्टोमीटर की सहायता से दूध का आपेक्षिक घनत्व या दूध की शुद्धता को मापा जाता है। तो फिर अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन था जो क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे। आई होप क्लियर हो गया। इससे आपेक्षिक घनत्व को मापते हैं और इससे हम वसा की मात्रा को मापते हैं, दोनों का अपना अलग अलग काम है, ठीक है। चले अभी फ़िलहाल हम लोगों ने 69 से सॉल्व किए हैं। 69, 70, 71, 72, 73 एंड ये आप यहाँ से देख लो 74, ठीक है। आंसर मैं बता ही देती हूँ, 75, 76, 77, 78। कि ढलानों पर मिट्टी के कटाव का परिणाम निम्नलिखित में तरीके से होता है। नलिका बनती है, फिर घाटी बनती है, फिर अवनलिका बनती है। सेकंड कह रहे हैं अवनलिका बनती है, नलिका बनती है या घाटी बनती है। तो इस तरीके से इनको भी देख लो। अगर ढलानों पर मिट्टी का कटाव होता तो क्या बनता है, आप पहले देख लो और फिर बताओ, आप आंसर दो, ठीक है, कि क्या इसमें से सही होगा क्या गलत होगा।
क्या बनता है क्या नहीं बनता। तो जब ढलानों पर मिट्टी का कटाव होता है तो मिट्टी के कटाव या मृदा अपरदन के पश्चात ढलानों पर क्रमशः आपका जो बनता है नलिका बन जाती है। अब नलिका दो जगह है, इसके बाद में अवनलिका बनती है, तो फिर ये एक जगह, फिर उसके बाद में बड़ा रूप लेती है तो घाटी का रूप ले लेती है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार में सम्मिलित नहीं है घने वन, वृक्षों की बहुरूपता, कठोर लकड़ी या अत्यधिक व्यावसायिक महत्व। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से देख लो। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताओं के अंतर्गत अगर बात करें तो घने वृक्ष होंगे, वृक्षों की बहुरूपता होगी, मतलब बहुत सारे वृक्ष होंगे, कई सारी प्रजातियों के यूकेलिप्टिस होगा, फिर उसी में कुछ भी बरगद हो जाएगा, पीपल हो जाएगा, है ना। और इन वनों की लकड़ियाँ अत्यधिक कठोर तथा ये वन अत्यधिक दलदली भूमि में सघन रूप से पाए जाते हैं। तो इस तरीके से डी ऑप्शन है कि अत्यधिक व्यावसायिक महत्व नहीं होगा, ये कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है जैव विविधता पर प्रत्यक्ष दबाव को कम करना, आधुनिक जैव तकनीक के संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा करना, जैव विविधता और परितंत्रीय सेवाओं में से प्राप्त लाभों को बढ़ाना, या इनमें से कोई नहीं। देखो, अगर बात करें कार्टाजेना की, तो कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है कि आधुनिक जैव तकनीक के संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा करना। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। कह रहे हैं भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे या किनसे संबंधित है या हैं? वेदिका कृषि, वनोन्मूलन, उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके हमें सही उत्तर बताना है। तो भारत में जो मृदा अपक्षय है उसमें कौन कौन सी समस्याएं हैं या किससे किससे संबंधित है? भारत में जो मृदा क्षरण का संबंध है वो वनों के कटाव से जुड़ा है, सीढ़ीदार कृषि या मृदा क्षरण में कमी आती है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर? आपका आंसर हो जाएगा कि बी केवल सेकेंड। ठीक है, वनोन्मूलन। आगे बढ़ेंगे फिलहाल। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु का द्रव्यमान बदल जाता है। गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं ये बताना है। क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में परिवर्तन होता है, जबकि द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह स्थिर रहता है। तो इस तरीके से हमारा डी ऑप्शन कह रहे हैं कि ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। आगे बढ़ेंगे फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए कि जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभी कथन ए, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, कारण आर लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो नीचे दिए गए कोड से हमें सही उत्तर बताना है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कई बार सॉल्व किया है, आपको अच्छे से याद होगा। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिसके कारण वह दूर से सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देता है। देखो, जो चीज़ मतलब कि धुंधली धुंधली रहेगी वो सिग्नल में दिखाई कम देगी, उसका प्रकीर्णन कम होगा तब वो दिखाई देगी, है ना। यही कारण है कि खतरे का जो सिग्नल आप देखो चौराहों पे, रोड पे जो बनाया जाता है तो वो लाल रंग का या फिर येलो का इस तरीके से, है ना, वो दूर से दिख जाता है। तो फिर क्या हो जाएगा? सी की ए तो सही है परंतु आर आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सही है? व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। सेकंड, लेंस का नाभ्यंतर अधिक होता है। थर्ड, निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। इस दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कितने ऑप्शन हमारे सत्य हैं। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर के पिंड से तो स्पष्ट दिखाई देते परंतु नज़दीक के नहीं। यह दोष आंखों की पुतली के अधिक छोटे होने के कारण या कॉर्निया के अधिक समतल होने के कारण उत्पन्न होता है। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो फिर कौन से ऑप्शन सत्य हैं? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, सॉरी थर्ड नहीं, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते फिलहाल। कह रहे कि इंद्रधनुष का बनना निम्न में से किन क्रियाओं का सम्मिलित प्रभाव है? परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण। 3 ऑप्शन दिए गए, हमें बताना है। इंद्रधनुष का बनना परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन द्वारा जो आपका है वर्ण विक्षेपण का सबसे अधिक उदाहरण है या अच्छा उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा? फिर तीनों ही सही हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने तीनों को ही बता दिया। आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने अभी यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो इनको आप देखते चलें और प्लस हिंदी से आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा, तो आपकी भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, 83 कंप्लीट हो गया। अभी ये हो जाएगा 84, 85, 86। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा ये इस तरीके से लग गया था, ज़्यादा नहीं हो जाता है कभी कभी। देखिए कह रहे हैं
कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रडार एक ऐसी प्रणाली है जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाती है या लगाता है। रडार में विद्युत चुंबकीय तरंगों, विशेषता रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? रडार से आपने या सोनार से संबंधित 2-3 क्वेश्चन आपने पहले सॉल्व किए, तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए। रडार एक ऐसी प्रणाली जिसके द्वारा वायु यान की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, सत्य है। रडार में विद्युत चुंबकीय तरंगों, विशेषता रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है जो स्थिर एवं गतिमान दोनों प्रकार की वस्तुओं की ऊंचाई, दिशा और गति का पता लगाती हैं। मतलब पानी के अंदर स्थिर है वस्तु तो ठीक है, और ज़्यादातर तो पानी के अंदर चलायमान रहती है ना, वस्तुएं चलती रहती। वस्तुएं मतलब थिंग्स हो गई, मैनी थिंग्स, कोई पनडुब्बी हो गई, कोई दुश्मन कंट्री का जहाज हो गया, कुछ भी हो गया, सबमरीन हो गई, तो उसका कैसे पता लगेगा? तो इसलिए ऐसी तकनीकें विकसित की जाती। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका हो जाएगा सत्य है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ब्लैक कार्बन एक ठोस कण या एरोसोल है। ब्लैक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा कम हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करता है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है, ये हमें बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं फिलहाल। बात करें अगर यहाँ पर, तो आपका ऑप्शन ए सत्य है कि ब्लैक कार्बन कार्बन का एक ठोस कण या एरोसोल है जो वातावरण को गर्म करने में योगदान देता है। इसे आमतौर पर कालिक के रूप में जाना जाता है। जो इन्होंने ये कह दिया ना कि यह कम हरित गृह प्रभाव, ये ज़्यादा हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कोयला द्रवीकरण के संबंध में सही कथन चुनें। यह कोयला को द्रव के रूप में परिवर्तित करता है, यह विभिन्न द्रवों द्वारा कोयला बनाने की एक पद्धति है, यह डीजल और गैसोलीन का उत्पादन करने की वैकल्पिक पद्धति है, इनमें से कोई नहीं। कोयला द्रवीकरण के बारे में बात हो रही है। बात करें अगर यहाँ पर हम, कोयला द्रवीकरण को कोल्ड टू लिक्विड तकनीक भी कहा जाता है। यह डीजल और गैसोलीन को उत्पादन करने की वैकल्पिक पद्धति है। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए कह रहे हैं कि निम्न सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना। ये सूची फर्स्ट है, ये सेकंड है। एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, द्रव अमोनिया। तो अब इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? ठीक है। अगर आप, ये साइंस का क्वेश्चन है और ये भी PYQ है और कई बार आपका आया हुआ है। एसीटोन का जो प्रयोग करते हैं वो नेल पॉलिश वगैरह में हम लोग करते हैं। कहाँ करते हैं? नाखून पॉलिश या अप्रसारक। A3 हो जाएगा। A3 फिलहाल यहाँ पर 2 जगह दिया है, तो हम और मिलान कर लेते हैं। द्रव अमोनिया का हमेशा देखना, जैसे आलू वगैरह के जो कोल्ड स्टोर होते हैं ना, वहाँ पे अमोनिया का प्रयोग किया जाता है प्रशीतक के रूप में। तो द्रव अमोनिया आपका D4 हो जाएगा। A3 D4। अब A3 D4 इसी में है, तो क्या बी ऑप्शन सत्य है? तो ये आपका बी ऑप्शन सत्य है। ठीक है। B1 कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक। अग्निशामक जो रहते हैं उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग होता है। घावों के मरहम पट्टी के लिए आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आपके आंसर्स सारे निकल आए। हम बढ़ेंगे फिलहाल आगे की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में केवल एक प्रजाति के पारिस्थितिक संबंधों के अध्ययन को कहते हैं। एकल पारिस्थितिकी, विलक, समुदाय या स्वपारिस्थितिकी। अलग अलग नाम दिए हैं, अच्छे से पहले एक बार इनको पढ़ लेना। पारिस्थितिक एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई होती है जिसमें भौतिक, मतलब ये पूरा वैसे वो दिया है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में केवल एक प्रजाति की पारिस्थितिक संबंधों के अध्ययन को कहते हैं स्वपारिस्थितिकी। क्या कहते हैं? स्वपारिस्थितिकी। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि पारिस्थितिक निकेत या निषेध के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ये 4 कथन दिए गए, अच्छे से पढ़ लेना। निकेत एक सूक्ष्म निवास होता है। पारिस्थितिक निकेत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीनेल्स ने किया था। एक निकेत में पौधों एवं जीवों के विभिन्न प्रकार की जातियों व उपजातियां एक साथ निवास करती हैं, मतलब रहती हैं। किसी निकेत में, इसे निषेध भी बोला जाता है। ये हिंदी में यहाँ निकेत लिखा है, इसलिए मैं पढ़ देती हूँ। निषेध बोला जाता है ज़्यादातर। किसी निकेत में रहने वाली जाति दूसरे निकेत में रहने वाली जाति की पूरक होती है। हमें यहाँ पर सत्य नहीं ढूंढना, हमें यहाँ पर जो असत्य कथन है वो पढ़ना। तो निकेत एक सूक्ष्म आवास होता है जिसमें पौधों व जीवों की एक ही प्रकार की जाति व उपजाति निवास करती है। ये कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाता है, बाकी आपके सत्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि जनसंख्या का पिरामिड उल्टा होता है। घास स्थलीय परितंत्र में, तालाब के परितंत्र, गन्ने या रेगिस्तान। ये क्वेश्चन भी खूब परेशान करता है, पिरामिड वाला। तो गन्ने के परितंत्र में संख्या का पिरामिड उल्टा पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मेलन प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है। कहीं पर भी ये इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप पहले बॉन को ढूंढ लो। बॉन समझौता 1979 का, यही आपको प्रवासी पक्षियों के संरक्षण से संबंधित है या प्रजातियों से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है, फिर कूट का दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है। अब देखो सही सुमेलित नहीं पूछ रहे हैं। मध्य गंगा मैदान, मृदा संसाधन, मालाबार तट, जल संसाधन, कोल्हान, खनिज संसाधन एंड कच्छ वन संसाधन।
यहाँ पर कोई एक सही नहीं सुमेलित है, वो हमें बताना है। तो जो कच्छ कह रहे हैं वन संसाधन, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। फिर यहाँ क्या होना चाहिए, देखो जो कच्छ संसाधन है यहाँ पर वन कहाँ होंगे, कच्छ है वहाँ पर आपने नाम सुना होगा, यहाँ पर खनिज संसाधन होना चाहिए था, ठीक है। तो ये आपका गलत सुमेलित है, यहाँ पर खनिज होना चाहिए था। कोल्हान में आपका खनिज है ही, मालाबार तट पे आपका जल संसाधन है, और मध्य गंगा मैदान में मृदा संसाधन है। तो इस तरीके से इसको ध्यान रखना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने 87 से क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो 87 देख लो, 88, 89, 90, ठीक है। ये इस तरीके से कोड दिया गया था, 91, 92, 93 एंड 94, 95, ठीक है। चलो कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभी कथन ए कहता है कि अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलता पूर्वक तेल एवं अन्य गंदगी निकाल देते हैं। कारण आर कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन के साथ कोई अविलेय अवक्षेप नहीं बनाते हैं। हमें बताना है, कथन कारण का क्वेश्चन है। आई होप कि आपने दोनों चीज़ें पढ़ लिया, इसका अभिकथन भी पढ़ लिया और कारण भी पढ़ लिया। अब आपको बताना है, यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए हैं, कूट हमारा दिया जाता है और कूट से हमें सही आंसर बताना होता है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा सही है, यानी कि ए सही है, बी सही है, सी या डी। अब जब आप ए बी सी डी सही करते तो आपको इन चीज़ों को बहुत मतलब ध्यान से पढ़ना, बहुत केयरफुली पढ़ना होता है, ठीक है। फिर जाके अपमार्जक साबुन से थोड़ा भिन्न सफाई करने वाले पदार्थ हैं, या कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयनों के साथ कोई अविलेय अवक्षेप नहीं बनाते। यही कारण है कि यह कठोर जल के साथ अधिक झाग देते हैं तथा मैले कपड़ों से सफलतापूर्वक तेल एवं अन्य गंदगी निकाल देते हैं। साथ ही यह जल का पृष्ठ तनाव भी घटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। हम लोग कपड़े धुलते हैं ना, तो कपड़ों से गंदगी निकलती, वो कैसे निकलती, उसी का इन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं। बस इन्होंने साइंस के टर्म में बताई हैं, तो थोड़ा सा आपको समझने में टाइम लग सकता है। आई होप कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी जब आपने अच्छे से पढ़ लिया। नेक्स्ट है कि चंद्रयान 3 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 14 जुलाई को प्रक्षेपित किया गया था। सेकंड है, इसे रॉकेट LVM-3M4 द्वारा भेजा गया। थर्ड, चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत तीसरा देश है। एंड फोर्थ, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें तो पता ही चल गई होंगी कि कौन से ऑप्शन हमारे बिल्कुल क्लियर सत्य हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक या दो में कन्फ्यूजन हो सकती, वरना कोई कन्फ्यूजन नहीं हो सकती, मतलब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर बात करें तो आपका जो यहाँ पे गलत कौन है, तो देखो जो ऑप्शन ये कह रहे हैं चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन से भेजा गया, तो सही है। और इसे रॉकेट LVM-3 और M4 द्वारा लॉन्च किया गया, जो 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग किया था, ठीक है। चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करने वाला भारत तीसरा देश है। तो अगर आंसर की बात करें तो इन्होंने बोला सी, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। थर्ड इन्होंने क्यों कहा है, चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत तीसरा देश कह रहे हैं, ठीक है। तो भारत तीसरा देश नहीं, भारत चौथा देश है, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश है, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, इस वाले सेंटेंस में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, अदरवाइज सारी चीज़ें आपकी सत्य हैं। आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ उस क्वेश्चन में जरूर ध्यान रखना कि जो लॉन्च किया गया था अंतरिक्ष में भेजा गया वो 14 जुलाई को, लेकिन वहाँ पहुँचा किस डेट को, तो 23 अगस्त को पहुँचा था, ठीक है। ये चीज़ जरूर ध्यान रखना, दोनों डेट 14 जुलाई 2023 और 23 अगस्त 2023 दोनों जो है कि डेट आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। PBWRS-1 गेहूं की एक नई किस्म है, इसे चेन्नई कृषि विश्वविद्यालय ने विकसित किया है, ठीक है। तो ये भी करंट में क्वेश्चन था, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है। इसे चेन्नई कृषि विश्वविद्यालय ने नहीं किया, बल्कि पंजाब ने किया। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सेकंड हमारा ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हाल में किए गए एक अध्ययन के अनुसार पारकाचिक ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहा है, और यह ग्लेशियर भारत के किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, ठीक है। पारकाचिक के बारे में जम्मू कश्मीर, 4 ऑप्शन दे दिए हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। 4 में से आपको बताना कि ऐसा कौन सी जगह। तो हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार जो पारकाचिक ग्लेशियर है ये आपका लद्दाख में स्थित है, और ये बहुत तेज़ी से पिघल रहा है, कहाँ पर, लद्दाख में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कह रहे हैं मत्स्य 6001 मानव युक्त वैज्ञानिक पनडुब्बी है, जो गहरे समुद्र में खनन के लिए
6000 मीटर की गहराई तक जा सकती है और इसे अंतर्राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। हमें बताना कि दोनों ऑप्शन सत्य हैं क्या। तो भारत ने एक वैज्ञानिक पनडुब्बी मत्स्य 6000 विकसित की है जो गहरे समुद्र में खनन के लिए 6000 मीटर, देखो दोनों चीज़ों को ध्यान रखना, 6000 मत्स्य 6000 एक वैज्ञानिक पनडुब्बी विकसित की गई और 6000 मीटर ही अंदर जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये 3 लोगों को 12 घंटे तक के लिए ले जा सकती है। इसका विकास राष्ट्रीय महासागर मतलब दोनों ही ऑप्शन आपके सत्य हैं, फर्स्ट और सेकेंड, यानी इसका जो विकास किया है वो भी मंत्रालय सत्य है और जो कह रहे हैं वो भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पर हुई है? चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई या नई दिल्ली? आपको बताना है G20 के विषय में और इम्पॉर्टेंट है फैक्ट। बात करें अगर यहाँ पर तो तमिलनाडु के चेन्नई में 28 जुलाई 2023 को G20 पर्यावरण एवं जलवायु स्थिरता मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। तो कहाँ हो जाएगी, कहाँ आंसर आपका हो गया? तो तमिलनाडु के चेन्नई में, ठीक है। आगे कह रहे मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम है। सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? मतलब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सा सही होगा। मानव शरीर में पाए जाने वाले सर्वाधिक प्रतिशत तत्व की बात करें तो ऑक्सीजन 65%, इसके बाद में कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5% तथा नाइट्रोजन 3.2%। तो डी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, इसको याद रखना, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे आर्कटिक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? टैगा बायोम, विश्वतीय वन बायोम, मानसूनी वन बायोम या टुंड्रा बायोम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ध्यान होगा, टुंड्रा बायोम आपका है जिसे हम आर्कटिक मरुस्थल के रूप में जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये घास, पतझड़, पेड़, फूल, पौधे बहुत कम होते ही ना के बराबर होते हैं। उसका कारण मैंने आपको बताया, जब सन की रोशनी कहीं पड़ती है बर्फ़ पिघलेगी, पानी बनेगा, वाष्प बनेगी, भाप बनेगी तो बारिश की जो अनुकूल दशाएं होती हैं उनको करेगी, तब जाके वहाँ पेड़ पौधे होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ तो साल भर बर्फ़ ही रहती है तो वहाँ पे पेड़ पौधे तो होते ही नहीं हैं। हमने 96 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो इनको आप देखते चलो, ठीक है। ये रहा आपका 97, 98 और यहाँ से आप देखो अपना 99, 100, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण कार्य चक्रीय होता है। ऊर्जा स्थानांतरण के 10% का नियम लिंडमैन ने दिया था। तो असत्य कथन या कथनों का चयन करना है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, जो अच्छे से पढ़ लो पहले। देखो, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण जो है वो चक्रीय नहीं बल्कि एक दिशीय होता है, ठीक है। तो एक दिशीय होता है, इसलिए क्या नाम है जो इन्होंने पूछा है कि असत्य कथन, तो असत्य कथन आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड ऑप्शन आपका सत्य है, लेकिन उन्होंने पूछा असत्य है इसलिए ऑप्शन ए हमने टिक किया है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट करें कि निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को उनके स्थापना वर्ष के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा एंड कान्हा। अब सबसे पहले अगर भारत में या ध्यान दोगे तो सबसे पुराना कौन सा है, थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे, ठीक है। सबसे पुराना जिसकी स्थापना हुई थी तो जिम कॉर्बेट आपका सबसे पहले कहीं भी है। ये आपका 1936 में इसकी स्थापना हो गई थी, यानी इसको स्थापित किया गया था 1936 में। इसके बाद में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, कान्हा इसके बाद में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 1955 में। जिम कॉर्बेट आपका स्वतंत्रता से, भारत जो स्वतंत्र हुआ उसके पहले से ही हो गया, एंड कान्हा 1955। इसके बाद में अगर देखें तो साइलेंट वैली 1984 हो जाएगा, साइलेंट वैली 1984। और लास्ट में आपको बचता काजीरंगा, ठीक है। तो अगर काजीरंगा देखोगे तो ये आपका 1975, ठीक है, 1974। ये है 1984 साइलेंट वैली, इसके 10 साल बाद हुआ। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? जिम कॉर्बेट। अब सेकंड ऑप्शन किस में दिया है? तो डी ऑप्शन में दिया। आप यहाँ से आराम से इसको इजीली निकाल सकते हो। नेक्स्ट कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि यानी वेटलैंड क्षेत्र वाला जिला है। सोनभद्र, गोरखपुर, लखीमपुर या हाथरस। नम भूमि यानी कि जहाँ पर बारिश की मात्रा ज़्यादा होगी वहीं क्षेत्र आपका नम भूमि के अंतर्गत आएगा। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वाला क्षेत्र आपका सोनभद्र है, ठीक है। यहाँ ये आपका 5.08% है, जबकि सबसे कम अगर बात करें नम भूमि वाले जिले तो बागपत तथा हाथरस, क्योंकि यहाँ बारिश की मात्रा कम रहती है। तो सोनभद्र और गोरखपुर में आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, लेकिन बारिश यहाँ जरूर होती है, पर जो नम भूमि वेटलैंड है वो सोनभद्र हो जाएगा, ठीक है।
कह रहे हैं कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 को एनजीटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपने पहले इन चारों को पढ़ लेना। पढ़ने के बाद फिर यहाँ पर आपको गेस वर्क करना है या अपना आंसर देना है। ठीक है, बात करें यहाँ पर कि कितने ऑप्शन सत्य है, तो तीसरा केवल आपका यहाँ पर गलत है और तीसरा गलत है तो ये गलत, ये गलत, ये दोनों केवल होंगे नहीं, तो ये आपका डी ऑप्शन हो गया। तीसरा गलत क्यों है? जो इन्होंने कहा कि इसके जो 6 क्षेत्रीय कार्यालय, 6 नहीं, इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 4 कौन से? भोपाल, पुणे, कोलकाता तथा चेन्नई। ठीक है, तो इसलिए 6 नहीं होता है, नहीं होता तो सही था, इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय। आगे बढ़ेंगे। फिलहाल कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अग्नाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों प्रकार के भाग पाए जाते हैं। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सत्य है? ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। 4 ऑप्शन दिए, हमें बताना है कि क्या ये सही है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, जबकि मानव शरीर की सबसे पहली बड़ी ग्रंथि की बात करें तो यकृत हो जाएगी। ठीक है, और जब दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया, पहला गलत हो गया, तो केवल सेकंड आपका यहाँ पर सत्य है। ठीक है, सेकंड वाले ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट हमारा कथन कारण का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम्स होते हैं। तो साइंस का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना फिर जाके आंसर निकालना, ऐसे नॉर्मली नहीं आ जाएगा। अगर आपको क्लियर है तो ठीक है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, अभी हमने ऊपर बात करी। ठीक है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी अग्नाशय, हाँ, ये अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ठीक है, ये बात तो हमने देख ली। तो अगर बात करें तो अग्नाशय जो कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, हार्मोन तथा पाचक रस का स्राव होता है। इसके पाचक रस को अग्नाशयी रस भी कहा जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम्स होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। अब आपको क्लियर हो गया आइडिया कि ए ऑप्शन हमारा सत्य है, कि ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। क्योंकि इस चीज़ को अगर पता नहीं है ना तो ये फिर तुरंत वहाँ गलत करवा देगा क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट है कि विटामिन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। यह शरीर में उपापचयी क्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित किए जाते हैं एंड विटामिन बी और सी जल में विलेय है। अब यहाँ पर सही नहीं है, वो आपको बताना है। जो ये कह दिया ना कि अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित किए जाते हैं, यही आपका यहाँ पर गलत है। क्योंकि अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित किए जाते हैं, इसलिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन द्वारा ग्रहण किए जाने की आवश्यकता होती है, जबकि विटामिन बी और सी जल में विलेय होते हैं। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि के कई हार्मोन अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करते हैं। तो उपरोक्त में से मैं सही कथन बताने, कथन आप पढ़ लो, क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया। क्या ऐसा है कि पीयूष ग्रंथि अर्थात पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके कई हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करते हैं। फिर आपका सी ऑप्शन सत्य हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन सत्य हैं, है ना। चलें आगे बढ़ते हैं। मैं सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ, PDF भेज देती हूँ, आपका समय बचे इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता के आगे बढ़ जाती हूँ। ठीक है, अगर चीज़ें समझ में ना आए तो बताना, हमें कमेंट करना, तो फिर हम उसको देखते हैं। खैर, हमने 104 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आप 104 से देखते चलो। 105, 106, 107, ओके, 108, 109 एंड 110 और 111। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक रोग जीवाणु जनित नहीं है। ठीक है, जीवाणु जनित नहीं है, विषाणु जनित नहीं है, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। मैं आपको इसमें से थोड़ा कुछ बता देती हूँ। मैं टेलीग्राम पे इसके बारे में कुछ सेंड कर दूंगी, आप उसको देख लेना, तो उससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। हालांकि सबका अपना अपना तरीका होता है, वे ऑफ द होता है कि कौन किस वे से तैयार करता है, तो वो अलग बात है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है वो बताना है। ठीक है, टाइफाइड, डिप्थीरिया, प्लेग और डेंगू। तो अगर देखें तो टाइफाइड, डिप्थीरिया तथा प्लेग जो है वो जीवाणु जनित रोग है, जबकि डेंगू आपका विषाणु जनित रोग है। डी ऑप्शन सत्य हो जाएगा। बेरी रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बेरी रोग पूछ रहे हैं। बेरी रोग से तंत्रिका तंत्र
को प्रभावित करती है, जो मुख्यतः आहार में थायमीन की कमी से होता है, और जो कि पॉलिश किए हुए चावल में थायमीन बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, अतः इसका सेवन करने वाले व्यक्तियों को बेरी रोग होने से मौत हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ये कहीं ना कहीं पूछा जाता है, तो ध्यान से पढ़ना। इसमें भी कौन सा सही नहीं सुमेलित है ये इन्होंने पूछा है, तो ध्यान रखना। आर्सेनिक 74, ट्यूमर की पहचान, कोबाल्ट 60 कैंसर, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि की सक्रियता, सोडियम 24 रेटिना दोषों का उपचार। अब इसमें कोई एक चीज़ सही सुमेलित नहीं है। सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रमण से संबंधित है, ना कि रेटिना दोषों से, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है मक्के में सफ़ेद काली रोग किसकी कमी से होता है, जस्ता, बोरान, तांबा या मोलिब्डेनम। ठीक है, थोड़ा सा ये बोलने में अजीब सा रहता है, ध्यान से पढ़ना। मक्के में सफ़ेद काली रोग जो होता है वो जस्ता की कमी से, किसकी, तो जस्ता की कमी से। नेक्स्ट है क्रिस्पर तकनीक क्या है, यह एक जीन एडिटिंग तकनीक है, या क्रिप्टोकरेंसी से, या एथेनॉल, या इनमें से कोई नहीं। नॉर्मली बहुत दिनों से क्वेश्चन आ रहा है क्रिस्पर केस9 या क्रिस्पर तकनीक आपकी जीन एडिटिंग से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। कथन कारण का है नमक और बर्फ़ का मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। नमक बर्फ़ के गलनांक को कम कर देता है। अब बताना है कि क्या इसमें सही है या क्या गलत है। तो डिटेल में चीज़ें दी गई हैं। आंसर की बात करेंगे तो ए ऑप्शन हमारा सत्य है, यानी कि ए और आर दोनों ही, कथन और कारण दोनों ही सत्य है। ठीक है, लेकिन अब अगर उसको पढ़ोगे तो देखो क्या कह रहे हैं। अब द्रव्य जैसे नमक, सोडा आदि मिलने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, जबकि गलनांक कम हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में यदि कुछ नमक, सोडा आदि मिलाते हैं तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से घटकर -22 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, मतलब सही है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरिडोसोल मृदा का विस्तार पाया जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में, समुद्री क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। बात करें तो एरिडोसोल आपका रेगिस्तानी क्षेत्रों में मृदा का है विस्तार। निम्न पर विचार करें, एल्यूमिनियम, कृषि उत्पादित अपशिष्ट, आर्सेनिक, उपरोक्त में से कौन सा से जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ध्यान रखना है ये। ठीक है, ये तीनों सत्य हैं, 1 या 2 सत्य है, 2 या 3, या उपरोक्त सभी। कौन कौन से सत्य हैं, देखो। जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक आसानी से सरल उत्पादों में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं, जैसे डीडीटी, कीटनाशी, एल्यूमिनियम एवं आर्सेनिक। कृषि उत्पादित अपशिष्ट जैव निम्नीकरण प्रदूषक का उदाहरण है। आंसर की बात करेंगे तो फिर ए यानी फर्स्ट और थर्ड, ये और ये आपका नहीं है। ठीक है, अनिम्नीकरण प्रदूषक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक, देखो ध्यान से देखना, एक पूछ रहा है, सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट, एप्सम सॉल्ट, सोडियम सल्फेट, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। कोई एक सही सुमेलित नहीं है, वो बताना है। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट होता है, जो एप्सम सॉल्ट है ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है, सोडियम सल्फेट नहीं होगा, और यही आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे जो सोडियम है यहाँ पर ये मैग्नीशियम सल्फेट होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रबर है। नियोप्रीन, पॉलीस्टाइरीन, ड्यूप्रीन या आइसोप्रीन। ये आपका मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है और ये कई बार आया है। आइसोप्रीन एक प्राकृतिक रबर है और प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, जो रबर के वृक्ष से लेटेक्स के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, 121 में आपका आइसोप्रीन, डी ऑप्शन आपका सत्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित है। साइक्लोनाइट, आरडीएक्स, नोबल तेल, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, गन कॉटन, नाइट्रोसेलुलोज, ये सभी सही सुमेलित है। मतलब इनमें से कौन से सही सुमेलित है ये बताना है। तो आरडीएक्स का रासायनिक नाम साइक्लोनाइट या साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रोमीन है, डी ऑप्शन कह रहे हैं यहाँ पर सही, सभी सही सुमेलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक का व्यापारिक नाम वुड स्पिरिट है। ठीक है, इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, फिनॉल या बेंजोइक एसिड। कह रहे हैं मिथाइल एल्कोहल जो है CH3OH का व्यापारिक नाम वुड स्पिरिट है, क्योंकि शुरू से या मुख्य रूप से लकड़ी के भंजक श्रावण से ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो मिथाइल एल्कोहल को वुड स्पिरिट भी बोलते हैं, विच मीन्स कि बी ऑप्शन हमारा सत्य हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो हमने भी 112 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप 112, 113, 114, 115, 116 और 117 देख सकते हैं। ठीक, फिर 118, 119,
अभी ज़्यादातर करंट अफेयर के वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, तो बहुत जल्दी ये पेपर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना। सूची के क्वेश्चन दिए गए हैं। डीडीटी, ज्वरनाशी, एस्पिरिन अग्निशामक, मिथाइल आइसोसाइनेट कीटाणुनाशक, कार्बन टेट्राक्लोराइड, वैसेली गैस। देखो ज्वरनाशी तो हम लोग एस्पिरिन टेबलेट खाते हैं ना बुखार के लिए, बुखार वगैरह के लिए, हल्का कोल्ड बुखार हो तो एस्पिरिन आपकी ज्वरनाशी हो जाएगी B1। अब ये यहाँ पर दिए गए हैं इसकी कोड, तो चलो थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें मैच करता भी है कि नहीं करता है। ठीक है, B1 वैसे तो आप B1 ये है, आप इसको टिक कर सकते हैं, बस थोड़ा सा एक दो चीज़ें और देख लेते हैं। डीडीटी का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, सफाई के लिए है ना, कीटाणु मारने के लिए, तो कीटाणुनाशक हो गया A3B1, A3B1, A3 यहाँ तो है पर B4 है, अब यहाँ नहीं है तो इसको टिक कर दो। C4 मिथाइल आइसोसाइनेट विषैली गैस होती है, MIC बोलते हैं शॉर्ट में इसे। ठीक है, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें MIC ही लीक हुई थी, इसी से लोगों की मौत हो गई थी, क्योंकि ये नाक में जाके फेफड़ों को, तंत्रिका तंत्र को ख़राब कर देती है और लोगों के नाक से ब्लड आने लगता है। तो अगर इस तरीके का कभी कुछ होता है तो आप गीली रुमाल मुंह में रखो, और उसमें भी आपको बताया गया होगा। और कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उनमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन MIC को शॉर्ट फॉर्म में याद रखो, मिथाइल आइसोसाइनेट, ये आपकी एक विषैली गैस होती है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर सूची का ये क्वेश्चन है, ये सूची में तत्व हैं और ये अयस्क है। मैग्नीज, एजुराइट, कॉपर, पायरोलुसाइट, एल्यूमिनियम, सिनेबार एंड मरकरी, क्राबोलाइट या क्रायोलाइट। ठीक है, अब इनको भी मिलान करके इस कोड से हमें आंसर बताना है फिलहाल। ठीक है, मिलान करेंगे, मैग्नीज आपका पायरोलुसाइट क्या हो जाएगा, मैग्नीज A2। अब A2 एक ही ऑप्शन में दिया गया है, D ऑप्शन में, टिक कर सकते हैं। B1 कॉपर, एजुराइट। ठीक है, C4 एल्यूमिनियम, क्रायोलाइट या क्राबोलाइट, और मरकरी, सिनेबार। ठीक है, आयोग क्लियर हो गया। नेक्स्ट है जुलाई 2023 में एडगर रिंकेविक्स निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश के राष्ट्रपति बने। देखो जुलाई से तो करंट आएगा, 2023 के जुलाई से जून से वो दे सकते हैं, क्योंकि 6 महीने इधर और 6 महीने इधर का तो आएगा ही आएगा। इधर 6 महीने का, इधर तो 8 से 9 महीने हो जाएंगे, बट फिर भी वो 1 महीने को तो नहीं पूछेंगे तुरंत का है। अगर बात करें कि जुलाई 2023 में एडगर रिंकेविक्स निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश के राष्ट्रपति बने, तो ये आपके बने लातविया के। कहाँ के बने, लातविया के। अब ये एग्जामिनर के ऊपर है कि वो कहाँ से कितने क्वेश्चन उठा लेता है, किस मंथ से। ठीक है, फिर है जुलाई 2023 में निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाले देश का पहला शहरी निकाय बन गया है, EPR क्रेडिट। ठीक है, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपका ये हो गया इंदौर ने ये EPR क्रेडिट प्राप्त किया है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं कि जुलाई 2023 में जारी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में बाघों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बात करें यहाँ पर तो B कह रहे हैं मध्य प्रदेश। कुछ लोगों ने इसमें कन्फ्यूजन बताया है कि कर्नाटक में ज़्यादा है, और रिपोर्ट के हिसाब से मध्य प्रदेश है, लेकिन अभी लेटेस्ट डेटा में कुछ जो डेटा चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, मैं उसकी लिस्ट भेज दूँगी, तो वहाँ से आप देख लेना, क्योंकि मैं भी इसको क्लियर करूँगी, इस तरीके से नहीं करूँगी कि मतलब अगर कन्फ्यूजन हो फिर भी उसको बोल दें। टेस्ट सीरीज में मध्य प्रदेश दिया है, बट ठीक है, एक बार हम इस डेटा को रिवाइज करेंगे। जुलाई 2023 में निम्न देशों में से कौन सा एक देश सुपरमार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाले विश्व का प्रथम, अब जब विश्व का प्रथम देश बना है तो फिर चर्चा में तो आएगा ही, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी या न्यूजीलैंड। ये भी इम्पॉर्टेंट है। बात करें कि ऐसा प्लास्टिक उत्पाद पे जो बैन लगाया है वो न्यूजीलैंड है। ठीक है, नेक्स्ट है जुलाई 2023 में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी एवं अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये जो आयोजन किया गया है ये किया गया है आपका चेन्नई में, और चेन्नई आपका ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया है, तो यहाँ पर ध्यान रखना चेन्नई में किया गया। जुलाई 2023 में जारी वैश्विक निवेश रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रभाव वाले देशों में USA प्रथम स्थान पर है। यह रिपोर्ट जारी की जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किसके द्वारा जारी की जाती है, FDI के बारे में एक तरीके से कह सकते हो, वैश्विक निवेश रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, ये कह रहे हैं क्वेश्चन में। तो अगर बात करें कि 2023 में जारी वैश्विक निवेश रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रभाव वाले देशों में USA प्रथम स्थान पर है, तो यह रिपोर्ट अंकटाड के द्वारा, ठीक है, अंकटाड के द्वारा रिलीज़ की जाती है या निकाली जाती है। नेक्स्ट अगर जुलाई 2023 में भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुए 23वें संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन में किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, फ्रांस, तुर्कमेनिस्तान, ईरान या इराक, अतिथि के रूप में। ठीक है, 132 है क्वेश्चन, तो तुर्कमेनिस्तान को अतिथि के रूप में
क्या नाम है कि आमंत्रित किया गया और वर्चुअली किया गया था। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान को अतिथि के रूप में आमंत्रित तो किया गया, लेकिन इस शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअली रूप से किया गया था। नेक्स्ट है जीमेक्स 2023 एक है मानव रहित ड्रोन, हथियारों की प्रदर्शनी, डाक टिकटों की प्रदर्शनी या समुद्री युद्धाभ्यास। जीमेक्स तो भारत एवं जापान की नौसेनाओं के मध्य जीमेक्स आपका अभ्यास होता है। 7वां संस्करण का आयोजन हुआ है विशाखापट्टनम में, और ये है तो ये समुद्री युद्धाभ्यास है। ठीक है, हम लोगों ने भी 124 से क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो इसको आप देख लो। साइंस के हैं इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा नहीं कि आपका आया ना हो, बहुत बार आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, ये 128, 129, 132, 133। ठीक है, नेक्स्ट है कि जुलाई 2023 में आए तालिम नामक चक्रवाती तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ। 4 देशों के नाम दिए गए हैं, आप पढ़ लेना। बात करें तो इससे जो प्रभावित हुआ वो चीन हुआ। फिर जुलाई 2023 में भारतीय नौसेना द्वारा INS कृपाण युद्धपोत किसको सौंपा गया। मॉरिशस, वियतनाम, म्यांमार या श्रीलंका। अरिहंत हो गया, कृपाण हो गया, ये सभी चर्चा में रहते हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और तैयार भी कर लेना। बात करें भारतीय नौसेना द्वारा INS कृपाण जो है आपका, ये वियतनाम को सौंपा गया। किसको सौंपा गया, तो वियतनाम को सौंपा गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस तिथि को चंद्रयान 3 मिशन का सफल प्रक्षेपण किया गया था। 14 जुलाई, 14 जून, 22 जुलाई, ये 20 जून। मैंने कहा था ना, प्रक्षेपण और वहाँ पहुँचने वाली दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो 14 जुलाई को यहाँ से प्रक्षेपित किया गया था, 23 अगस्त को वहाँ पहुँचा था। नेक्स्ट है जुलाई 2023 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस जारी किया गया। ठीक है, दिल्ली, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर या हरियाणा। किसको सौंपा गया, तो ये आपका केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस जारी किया गया। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि जुलाई 2023 में किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष की समस्या के समाधान हेतु गजय कोथा अभियान शुरू किया गया। असम, केरल, कर्नाटक या अरुणाचल प्रदेश। तो इसी क्षेत्र में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ये आपका किया गया असम में। नेक्स्ट है जुलाई 2023 में G20 श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ। इंदौर में, जयपुर में, जोधपुर में, अहमदाबाद में। ये भी इंपॉर्टेंट है और इस साल के भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका इंदौर में बैठक संपन्न हुई। जुलाई 2023 में इंडिया पोस्ट एवं किस देश की पोस्ट के मध्य अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा ITPS प्रारंभ की गई। 4 देश है, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, रूस। ठीक है, तो ये देखिए, तो जुलाई 2023 में इंडिया पोस्ट एवं कनाडा के पोस्ट के मध्य ऐसा काम किया गया, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, कनाडा। कह रहे हैं कि जुलाई 2023 में भारतीय आम महोत्सव आमरस का आयोजन किस देश में हुआ। ठीक है, 4 देशों के नाम दिए गए हैं, आप पढ़ लो। तो ये जो हुआ ये आपका रूस में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है जुलाई 2023 में किस देश की संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा पर अंकों से हेतु एक विधेयक पारित किया। अमेरिका, इजराइल, UK या फ्रांस। तो ये भी आपने देखा कि ये काम भी हुआ। तो इजराइल की संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा पर अंकों से हेतु एक विधेयक पारित किया गया। कहाँ, इजराइल। नेक्स्ट है जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किन्हें देश का नया राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक NCSC नियुक्त किया गया। ठीक है, 4 नाम दिए गए, लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर, लेफ्टिनेंट जनरल VK सिन्हा, लेफ्टिनेंट जनरल RB मुखर्जी, लेफ्टिनेंट जनरल PC गांगुली। नाम मैंने इसलिए पढ़ के बता दिया क्योंकि प्रिंट की वजह से प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो ये आपका लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर को नियुक्त किया गया, और आप आंसर से PDF से अच्छे से और क्लियर कर लेना। नेक्स्ट है फिलहाल नोमैडिक एलिफेंट 2023 संयुक्त नामक संयुक्त अभ्यास का आयोजन भारत एवं किस देश के मध्य हुआ। ठीक है, नोमैडिक। तो ये जो आपका किया गया है, ये आपका नोमैडिक एलिफेंट नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है, ये मंगोलिया के मध्य में किया गया, भारत और मंगोलिया के मध्य में। नेक्स्ट जुलाई 2023 में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। नैरोबी, केन्या, केपटाउन, दक्षिण अफ्रीका, पोर्ट नोवो, बेनिन या अबूजा, नाइजीरिया। ठीक है, तो अगर ये बात देखें तो ये आपका नैरोबी, केन्या में किया गया। नेक्स्ट जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किस देश में ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क की पहली बैठक का आयोजन किया गया। दक्षिण अफ्रीका, चीन, मिस्र या रूस। ये कहाँ किया गया, तो ये आपका चीन में किया गया। ठीक है, ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क की पहली बैठक का आयोजन चीन में किया गया, और 7 से 9 जुलाई के मध्य इस बैठक का आयोजन किया गया, चीन के हैनान प्रांत में किया गया। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, इनको भी देखते चलो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट सारे क्वेश्चन हैं। रिवाइज कर लो, अब क्या आएगा क्या नहीं ये तो आयोग ही जाने, है ना। चलो।